हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों मैं हूं गजेंद्र सिंह राठौड़। आईटीआई वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे वाटर सप्लाई सिस्टम। इसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। इसमें जो आपको पूछा गया कंटेंट दिया गया है उसमें डिमांड, सोर्सेज, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड स्टोरेज के बारे में आपके सिलेबस में दिया गया है, जिसमें हम आज डिमांड एंड सोर्सेज कवर करेंगे, थ्योरी एंड एमसीक्यू बोथ। और ब्रीफ में थोड़ा इसका बैकग्राउंड देखेंगे पहले। वाटर सप्लाई सिस्टम, जल आपूर्ति प्रणाली। तो जल आपूर्ति प्रणाली क्या है, क्या क्या इसके स्टेप्स है, उसमें क्या चीज़ें हम कवर करेंगे वो देखते हैं। जल आपूर्ति प्रणाली वह संरचना है जो पानी के स्रोत से लेके, पानी का जो सोर्स है उससे लेके उपयोगकर्ता यूजर जो है उस तक पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करता है। इसमें आवश्यकता, कुल जनसंख्या का पूर्वानुमान, टोटल पॉपुलेशन का जो फोरकास्ट होता है वो देखेंगे, डिमांड देखेंगे, वर्तमान और आने वाले 20 से 30 साल बाद की जनसंख्या के अनुसार वाटर सप्लाई सिस्टम का डिज़ाइन किया जाता है। इसके मेन स्टेप्स 5 स्टेप्स होते हैं। वाटर डिमांड्स में हम देखेंगे, टाइप्स देखेंगे, प्रति व्यक्ति जल मांग या प्रति व्यक्ति पर पर्सन वाटर डिमांड, इसी को पर कैपिटा वाटर डिमांड भी कहा जाता है। विभिन्न विधियों के अनुसार भविष्य की जनसंख्या के अनुसार उसकी जो फोरकास्ट है वो देखेंगे। इसके अलावा सेकंड, वाटर सोर्सेज में 2 टाइप के होते हैं, सरफेस सरफेस या सब सर, एक तो सरफेस हो गया, सेकंड आपका अंडरग्राउंड या सब सरफेस वाटर सोर्सेज हो गया। इन सभी में नाले, जलाशय, झील, बावड़ी, कुएं, नलकूप, वर्षा, समुद्र से पानी का संग्रह आदि ये वाटर सोर्सेज हो गए। इनको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पानी का साफ करना और पीने योग्य बनाने की प्रक्रिया। एंड क्वालिटी चेक, वाटर क्वालिटी में आप उसकी फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल ये क्वालिटीज चेक करते हैं। ठीक है। पानी का तापमान, पीएच स्तर, विघटनशील पदार्थ, जैविक प्रदूषक, बैक्टीरिया, वायरस आदि, केमिकल प्रदूषक, कीटनाशक, हैवी धातु, रासायनिक तत्व, दृश्य और गंध, पानी का रंग, गंध और पारदर्शिता, ये सभी चीज़ें हम क्वालिटीज़ में देखेंगे। क्वालिटी हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड स्टोरेज, पाइपलाइन के माध्यम से पानी को घरों, उद्योगों और अन्य स्थानों तक वितरण। 80% अपशिष्ट जल जो होता है सीवरेज संयंत्र में पुनः उपयोग के लिए उपलब्ध होता है। ठीक है। तो इनमें से वाटर डिमांड और सोर्सेज की थ्योरी देखते हैं पहले, फिर उनसे रिलेटेड कुछ किस टाइप से पेपर में एमसीक्यूज आते हैं वो देखेंगे। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें हो सकता है 4 से 5 एमसीक्यूज आए, और इसी बार इसको ऐड किया गया है। लास्ट जो प्रीवियस एग्ज़ाम हुए थे 2018 और 2012 में, तो वाटर सप्लाई सिस्टम ऐड नहीं था, तो इस बार ऐड हुआ है, तो इसमें काफ़ी एमसीक्यूज आने के चांसेस हैं। और न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जो दी गई है इसमें हाईलाइट भी की हुई है, और कुछ फार्मूले, कुछ मेथड्स है। ठीक है। तो उनको आपको याद रखना है, उसी से रिलेटेड एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वाटर डिमांड का मतलब देखिए, वाटर डिमांड किसी क्षेत्र में विभिन्न उपयोगों के लिए आवश्यक पानी की कुल मात्रा है। जल मांग का निर्धारण विभिन्न कारकों पे निर्भर करता है। थोड़ा हम फास्ट फास्ट देखेंगे, इसमें आपका कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और जितना भी हमने अभी तक कवर किया है उसमें कोई जैसे कुछ टाइपिंग एरर हो या कहीं माइनर कैलकुलेशन में कुछ करेक्शन हो तो आप सेल्फ भी उसमें कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। तो टाइप्स देखिए, जल मांग के विभिन्न प्रकार, टाइप्स और उनके विवरण। डोमेस्टिक वाटर डिमांड, घरेलू जल उपयोग में पीने, नहाने, खाना पकाने, सफाई, बागवानी आदि की आवश्यकता में यूज होता है, और ये टोटल जल डिमांड का 50 to 60% होता है। और ये कोड आपको याद रखना है, IS 1172 1993। ठीक है, 1900, थोड़ा डाउट है 1993 है या 63, इसको मैं कंफर्म कर दूंगा। वाटर डिमांड कंजप्शन बिटवीन 135 to 225 लीटर पर आवर पर डे। इसमें से आपको जैसे 135 से 225 तक दिया गया है, तो कम आय के लिए 135
लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन हो जाएगा। और जहाँ पे सीवरेज सिस्टम दिया गया है तो वहाँ पे 200 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, और अधिक आय वाले हाई क्लास सोसाइटी में 235 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। ठीक है। सेकंड देखिए, इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड। इंडस्ट्रियल में डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज में वाटर डिमांड के बारे में बताया गया है। तो इसमें मैक्सिमम, जनरली मैक्सिमम जो वाटर डिमांड है किस इंडस्ट्री में यूज़ होता है वो पूछा जाता है। तो चीनी उद्योग में देखिए 1 से 2 लीटर प्रति टन गन्ना, मतलब जो क्रश्ड कैन होता है गन्ना क्रश करने के बाद में, तो प्रति टन 1 से 2 लीटर। पेट्रोलियम रिफाइनरी में 1 से 2 लीटर प्रति टन कच्चा तेल, क्रूड ऑयल जो रहता है 1 टन के अकॉर्डिंग 1 से 2 लीटर। कागज पेपर इंडस्ट्री में देखिए 200 to 400 लीटर प्रति टन, ये सबसे मैक्सिमम है, ये याद रखना है आपको। उर्वरक फर्टिलाइजर में 80 to 200, चमड़ा उद्योग में 40 लीटर, ऑटोमोबाइल में 40 लीटर। अभी इंस्टीट्यूशनल एंड कॉमर्शियल वाटर डिमांड थर्ड देखिए, सामान्य रूप से 20 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। ठीक है। और स्कूल कॉलेज कोचिंग के लिए ये अलग अलग दिया गया है, इंस्टीट्यूशंस के नाम दिए गए हैं, उनके अगेंस्ट क्या कितना वाटर डिमांड रहता है। स्कूल कॉलेज कोचिंग 45 to 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, कार्यालय 45 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, अस्पताल 340, रेस्टोरेंट 70, सिनेमा 15। डिमांड फॉर पब्लिक, पब्लिक ये इंपॉर्टेंट हाईलाइट किया हुआ है, आपको याद रखना है। कुल जो वाटर डिमांड होती है उसकी 5% डिमांड होती है सार्वजनिक जल मांग, सड़क, बाग आदि की सफाई के लिए जल व्यवस्था। और फिफ्थ देखिए, फायर डिमांड। इसमें जो भी पॉइंट्स फार्मूले दिए गए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसको किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन बना के पूछा जाता है। जनसंख्या अप टू 50,000, 50,000 तक की पॉपुलेशन कहीं पे है तो 1 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। 50,000 से ज़्यादा है तो फायर डिमांड आपकी हो जाएगी 100 अंडर रूट पी किलो लीटर। और यहाँ पे विशेष ध्यान रखना है आपको, पी जनसंख्या है हजार में, हजारों में, जैसे 1000 है तो आपको पी की वैल्यू 1 रखना है। ठीक है। 4000 कहीं लिखा है तो पी की वैल्यू 4000 हो जाएगा। 16,000 है तो 16 पी की वैल्यू। ठीक है। तो 16 को अंडर रूट पी में रखेंगे, 4 आएगा, 100 × 4 करेंगे तो 400 आपका किलो लीटर डिमांड हो जाएगा। ठीक है। अभी इसमें ये 3 फॉर्मूले दिए गए हैं फायर डिमांड के लिए। फ्रीमैन का फॉर्मूला, ये फॉर्मूले आपको याद करना है। डिमांड Q इक्वल टू 1136 ब्रैकेट में P/5 + 10 लीटर पर मिनट। बस्टन फार्मूला 5663, 5663 अंडर रूट पी। और कुलचिंग फार्मूला 3182 अंडर रूट पी लीटर पर मिनट। ठीक है। ये फार्मूले याद रखना, डायरेक्टली फार्मूले या इनमें से पी की वैल्यू देके क्वेश्चन पूछा जाता है। नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडर राइटर्स के अकॉर्डिंग देखिए, पॉपुलेशन लेस देन इक्वल टू 2 लाख तक आपका Q इक्वल टू, ये फार्मूला है, Q इक्वल टू 4637 अंडर रूट पी ब्रैकेट में 1 - 0.01 अंडर रूट पी लीटर पर मिनट। और 2 लाख से ज़्यादा होता है तो डायरेक्टली आपको Q की वैल्यू याद रखनी है 54,600 लीटर पर मिनट। वेस्ट एंड थेफ्ट, जो अपशिष्ट होता है, वाटर का वेस्ट हो जाता है और जो पाइपलाइन वगैरह में लीकेज होता है, ये टोटल जो डिमांड होती है उसका 15% होता है। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है। 15 और 5 में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, नहीं होना है आपको। सार्वजनिक मांग पूछा जाता है तो 5% है, डिमांड फॉर पब्लिक के लिए, वेस्ट और थेफ्ट के लिए 15% है टोटल का। ठीक है। और जो फार्मूले बताए गए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अभी स्टार मार्क करके दिए गए हैं तो इसमें IS जो मानक है ये याद रखना। पेयजल मानक देखिए, ये ओनली पेयजल के लिए है। IS 10,500 2012 पीने योग्य जल के लिए इसमें स्टैंडर्ड्स निर्देश दिए गए हैं। ठीक है। प्रति व्यक्ति जल मांग की गणना, पर कैपिटा वाटर डिमांड कैलकुलेशन के लिए ये फॉर्मूला है, प्रति व्यक्ति जल मांग इक्वल टू कुल जनसंख्या डिवाइड बाई आपको कुल जनसंख्या इंटू 365। 365 भी डिवाइड में ही है, ब्रैकेट दिया गया है आपको। कुल जनसंख्या जल की आवश्यकता में आपको दोनों से डिवाइड करना है। ठीक है। यहाँ कुल जल आवश्यकता में घरेलू, संस्थागत, व्यापारिक, सार्वजनिक उपयोग, अग्निजल, अपशिष्ट और चोरी का जल आदि शामिल है। पर कैपिटा वाटर डिमांड सिमिलर, वही इंग्लिश में इसको कन्वर्ट किया गया है। तो कन्वर्जन में कभी कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो, कुछ करेक्शन हो तो आप सेल्फ भी उसमें कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप लिख कर पूछ सकते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग वाटर डिमांड, वाटर डिमांड को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं।
आपको फैक्टर्स के नाम से ही क्लियर हो जाएगा। मौसम के अनुसार तो समर है तो वाटर डिमांड ज़्यादा होगी, विंटर है रेनी सीजन है तो उस समय जल की मांग कम होगी। तो समर में 30 to 40% जल की मांग ज़्यादा होती है। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दे के उसमें से पूछ लिया जाएगा कहाँ जल की डिमांड कम होगी, कहाँ ज़्यादा होगी। तो आप ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ के भी उसको कर सकते हैं, और इसी के अकॉर्डिंग हमारा सिस्टम डिजाइन किया जाता है। जो मैक्सिमम डिमांड होती है होल ईयर में, उसको ध्यान में रखते हुए उसमें सेफ्टी फैक्टर ऐड करके। साइज ऑफ द सिटी, तो छोटे शहरों की तुलना में बड़े में शहरों में जल की मांग अधिक होगी। क्लाइमेट कंडीशन, गर्मी और सूखे के मौसम में जल की डिमांड अधिक होगी क्योंकि तापमान अधिक होता है। लोगों की जाति आदतें, टाइप ऑफ जेनेट्री एंड हैबिट्स ऑफ पीपल, तो रिच अपर क्लास में हाई डिमांड होगी, स्लम पुअर मिडिल क्लास कम डिमांड होगी जल की। इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ में जल की मांग काफ़ी अधिक होती है, ये मेन फैक्टर है। ठीक है, अगर ये किसी एरिया में है तो वहाँ डिमांड काफ़ी हाई हो जाती है। 6, क्वालिटी ऑफ वाटर सप्लाईज, हाई क्वालिटी का वाटर सप्लाई होगा तो ज़्यादा डिमांड रहेगी, अगर गुणवत्ता कम होगी तो डिमांड भी कम होगी। प्रेशर इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उच्च दबाव में जल की मांग अधिक होगी। हाई प्रेशर से अगर वाटर आ रहा है और कम प्रेशर से आ रहा है तो डिमांड भी कम होगी। हम फील करके रख लेंगे, जैसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स रहती है तो ऊपर पानी कम पहुंचता है तो उसको हम किसी ना किसी कंटेनर में फिल करके रख लेते हैं और आवश्यकता अनुसार ही यूज़ होता है। ठीक है, और जहाँ कंटिन्यू पानी हाई प्रेशर से आता है तो वेस्टेज काफ़ी ज़्यादा होता है। डेवलपमेंट ऑफ सीवरेज फैसिलिटीज़, तो ये आपको बताया था 135 to 235 में 200 प्रति व्यक्ति प्रति लीटर प्रतिदिन, 200 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। ठीक है, 9 देखिए, सिस्टम ऑफ सप्लाई, कंटिन्यूस सप्लाई इंटरमिटेंट, तो जहाँ कंटिन्यूस होगा जल की मांग डिमांड अधिक होगी, इंटरमिटेंट के लिए कम होगी। कॉस्ट ऑफ वाटर इस पर भी डिपेंड करेगा, हाई कीमत होगी तो डिमांड ऑलरेडी कम हो जाएगी। पॉलिसी ऑफ मीटरिंग एंड मेथड ऑफ चार्जिंग, इस पे भी डिमांड, अगर मीटर लगे हुए हैं तो जल की मांग कम होगी। डेली वेरिएशन, त्यौहार और त्यौहार वगैरह कुछ खास दिनों में हिसाब से जल की डिमांड चेंज होती रहती है। आवरली बेसिस पे भी पीक, जैसे ड्यूटी आवर्स होते हैं, इवनिंग मॉर्निंग टाइम जो भी होता है उस समय वाटर डिमांड हाई होती है। ये सभी कारक जो ऊपर दिए गए हैं 13 जल मांग को प्रभावित करते हैं और जल आपूर्ति प्रणाली की योजना और प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट देखिए, पीक फैक्टर एंड वेरिएशन इन डिमांड। पीक फैक्टर क्या होता है? पीक फैक्टर वह अनुपात है जो अधिकतम घंटेवार मांग और औसत जल मांग के बीच होता है। ये क्या है? रेशियो ऑफ मैक्सिमम आवरली डिमांड टू एवरेज डेली वाटर डिमांड। तो ये हाईलाइट करके पीक फैक्टर और जनसंख्या के बीच आपको रिलेशन संबंध दिया गया है। 50,000 तक आपका पीक फैक्टर 3 होता है, तो 3 से डायरेक्ट आप जो भी वैल्यू दी होगी इनटू करके उस जनसंख्या के अकॉर्डिंग अप टू 50,000 तक निकाल सकते। और 50 से 2 लाख तक देखिए पीक फैक्टर 2.5, 2 लाख से अधिक है तो पीक फैक्टर 2 होगा। पीक फैक्टर और जनसंख्या के बीच इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, रिलेशन उल्टा होता है। अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो पीक फैक्टर कम रहता है, जनसंख्या कम है तो पीक फैक्टर ज़्यादा है। तो रिवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ये दोनों आपस में। ऊपर आप देख सकते हैं जनसंख्या कम है 50,000 तक तो पीक फैक्टर ज़्यादा है 3, और 50 से 2 लाख तक हुआ तो पीक फैक्टर कम हो गया 2.5, 2 से अबव हुआ तो 2 हो गया। ठीक है, तो इसीलिए पीक फैक्टर जनसंख्या के बढ़ने के साथ घटता है, यानी जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है पीक फैक्टर कम होता है। इस प्रकार पीक फैक्टर का मान जनसंख्या पर निर्भर करता है और इससे जल आपूर्ति प्रणाली के डिजाइन और मांग की जो योजना होती है उसमें मदद मिलती है। कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इनको याद रखिए आप। मैक्सिमम डेली डिमांड इक्वल टू एवरेज डेली डिमांड इंटू 1.8। एग्जाम्पल दिया गया है, अगर औसत डेली डिमांड दी गई है 135 तो अधिकतम मैक्सिमम डेली डिमांड निकालने के लिए 1.8 इंटू एवरेज डेली डिमांड तो 243 लीटर प्रति व्यक्ति। मैक्सिमम आवरली डिमांड देखिए, मैक्सिमम डेली डिमांड हो गया फर्स्ट, सेकंड मैक्सिमम आवरली, तो एवरेज डेली डिमांड इंटू 2.7 और मैक्सिमम डेली डिमांड इंटू 1.5। ये दोनों सिमिलर ही होगा, सॉल्व करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी। देखिए मैक्सिमम घंटेवार 135 इंटू 2.7 364.5 और अधिकतम दैनिक मांग ये नीचे 243 लीटर
दिया गया था इंटू 1.5, तो सिमिलर 364.5। ठीक है। अधिकतम घंटेवार मांग, अधिकतम दैनिक मांग का अनुपात दोनों का जो ऊपर बताया गया है, डिवाइड करोगे तो आपका 1.5 रेशियो हो जाएगा इनका। अभी सोर्सेज देखते हैं हम, कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज। तो ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है काफ़ी। ठीक है, इसमें 1.5 और 2.5 में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। इसको कई बार हम भूल जाते हैं, तो जो भी फॉर्मूले हैं आप नोट डाउन करके डेली उसको मॉर्निंग या इवनिंग जब भी है आप उसको रिवीजन बार बार करते रहें, ताकि आप कोई भी मिस्टेक्स ना हो उससे। सोर्सेज देखते हैं। जल आपूर्ति के स्रोत जैसे कुएं, ट्यूबवेल अधिकतम जो दैनिक डेली मांग होती है उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन किए जाते हैं। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन होते हैं, तो डेली जो अधिकतम मांग होती है उसके अकॉर्डिंग। और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क वितरण नेटवर्क पाइपलाइनों का नेटवर्क है जिसका उद्देश्य पानी को विशेष टाउनशिप तक पहुंचाना होता है। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये नेटवर्क जो बनाते हैं कोइंसिडेंट ड्राफ्ट संयोगात्मक ड्राफ्ट के लिए डिजाइन किया जाता है, जो अधिकतर घंटेवार और अधिकतम दैनिक मांग प्लस फायर डिमांड के बीच जो ज़्यादा होगा इन दोनों में से, एक तो मैक्सिमम घंटेवार डिमांड और दूसरा जो दिया है आपका इन दोनों का प्लस अधिकतम दैनिक मांग प्लस फायर डिमांड, इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा उसके अकॉर्डिंग इसको डिज़ाइन किया जाता है। पूछा जाता है क्वेश्चन, आपको ध्यान रखना है। अभी वाटर ट्रीटमेंट यूनिट में देखिए, जल उपचार इकाई जैसे सेडिमेंटेशन अवसादन टैंक, फिल्टर, एरिएशन टैंक आदि इसमें अधिकतम दैनिक मांग के आधार पर डिजाइन की जाती है। ठीक है, तो ये पूछा जाता है किसके अकॉर्डिंग ये वाटर ट्रीटमेंट यूनिट डिजाइन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, सोर्स ऑफ सप्लाई, किसके अकॉर्डिंग ये हम निर्धारित करते हैं। कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में देखिए, कृषि क्षेत्र में जल का उपयोग 70% से अधिक होता है, औद्योगिक क्षेत्र में 20%, शहरी उपयोग में 10% कुल खपत का। एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर वाटर डिमांड। ठीक है, तो भविष्य में जल की मांग का अनुमान लगाने के लिए विभिन्न कारकों का ध्यान में रखना आवश्यक होता है। सोर्सेज को अभी हम आगे देखेंगे, अभी डिमांड का ही पोर्शन है ये। जैसे जनसंख्या वृद्धि, जलवायु परिवर्तन, औद्योगिक विकास और जीवन शैली में बदलाव, इसके लिए निम्नलिखित तरीके व बिंदु उपयोग किए जाते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ कंसिडर करते हैं। भविष्य में जल की मांग का अनुमान मुख्य रूप से जनसंख्या वृद्धि पर निर्भर करता है। फॉर्मूला दिया गया है, भविष्य में जल की मांग इक्वल टू वर्तमान जल की मांग इंटू ब्रैकेट में आपकी भविष्य की जनसंख्या डिवाइड बाई वर्तमान जनसंख्या। जनसंख्या के बढ़ने से जल की मांग भी बढ़ेगी। सेकंड देखिए, पर कैपिटा वाटर डिमांड, प्रति व्यक्ति जल मांग का अनुपात अनुमान लगाया जाता है जो विभिन्न क्षेत्रों में डिफरेंट डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल देखिए, प्रति व्यक्ति जल मांग 135 लीटर प्रतिदिन है वर्तमान में, तो भविष्य में इसे बढ़ाकर 152 या 200 लीटर प्रतिदिन तक अनुमानित किया जा सकता है। यह जीवन शैली या जलवायु में बदलाव हो सकता है। ये एक टेंटेटिव वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो ये आपको विशेष याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट करंट में क्या है वो आपको याद रखना है। थर्ड देखिए, इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल एक्टिविटीज़, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक एक्टिविटीज़ में यदि क्षेत्र में औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियाँ बढ़ रही है तो मांग भी जल मांग बढ़ेगी। उद्योगों की संख्या और क्षमता में वृद्धि से जल की खपत में भी वृद्धि होती है। क्लाइमेट चेंज को आपको बता दिया गया था। एक्सपेंशन ऑफ वाटर सप्लाई सिस्टम, भविष्य में जल आपूर्ति प्रणाली को बढ़ाने के लिए योजनाएं बनाई जाती है ताकि बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके। एक्सपेंशन का पहले ही हम डिज़ाइन टाइम में ही डिसाइड कर लेते हैं, प्लान में उसको भी ऐड किया जाता है। ठीक है, पॉलिसीज एंड वाटर कंजर्वेशन मेजर्स, सरकार द्वारा जल संरक्षण के उपायों और नीतियों का भी जल मांग पर प्रभाव पड़ता है। यदि जल बचाने के उपाय लागू होते हैं तो भविष्य में जल की मांग को नियंत्रित किया जा सकता है। सूखा और प्राकृतिक आपदाएं, ड्रॉट एंड नेचुरल डिजास्टर, सूखा और अन्य प्राकृतिक आपदाएं जल की उपलब्धता को प्रभावित करती है जिससे जल मांग में उतार चढ़ाव हो सकता है। इन घटनाओं के आधार पर जल आपूर्ति योजनाओं का अनुमान लगाया जाता है। एट्थ देखिए, वाटर यूजेज इन वेरियस सेक्टर्स, घरेलू, कृषि, औद्योगिक और सार्वजनिक जल की मांग का सही अनुमान लगाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों की जल खपत का आकलन किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे कृषि में जल की मांग अधिक है जबकि औद्योगिक क्षेत्र में जल खपत फ्यूचर में बढ़ सकती है। भविष्य में जल की मांग को फोरकास्ट करने के लिए आपको एस्टिमेशन डिफरेंट टाइप्स तरीके दिए गए हैं।
तो इससे रिलेटेड जनरली कम ही चांसेस है क्वेश्चन, फिर भी आप इनको देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड, तो इस विधि में प्रत्येक वर्ष की जल की मांग में समान वृद्धि होती है। ठीक है, थ्योरेटिकल इनका ध्यान रखना है आपको। अर्थमेटिक इंक्रीज में सिमिलर वृद्धि ईयर वाइज होती है। फार्मूला भविष्य में जल की मांग इक्वल टू वर्तमान जल मांग इंटू इंटू नहीं प्लस एन इंटू वृद्धि। तो एन टोटल वर्षों की संख्या, वृद्धि प्रति वर्ष, वो वृद्धि जो होता है उसकी मात्रा। एग्जाम्पल देखिए, वर्तमान में अगर 1000 क्यूबिक मीटर है, प्रति वर्ष 100 क्यूबिक मीटर की वृद्धि हो रही है, तो 5 वर्षों के लिए जो ऊपर फार्मूला दिया गया पुट करना वैल्यू 1000 प्लस 5 इंटू 100। ठीक है, तो 1000 प्लस 500, तो 1500 क्यूबिक मीटर। ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड में क्या होता है, इसमें हर वर्ष एक निश्चित प्रतिशत में डिमांड बढ़ती है। फॉर्मूला दिया गया है, उसी में एग्जांपल देखिए। 1000 क्यूबिक मीटर प्रति वर्ष 10% की वृद्धि और 5 वर्ष दिए गए हैं, तो फार्मूले में पुट करना है 1000 इंटू 1 प्लस 0.1 के पावर 5। सॉल्व करना है इसको, तो 1610.51 वैल्यू। वृद्धि में उतार चढ़ाव विधि, इंक्रीमेंटल और वेरिंग सेक्शन में, इसमें प्रतिवर्ष वृद्धि में परिवर्तन होता रहता है, यानी वृद्धि दर हर वर्ष बदल सकती है। एग्जाम्पल दिया गया है, 100 क्यूबिक मीटर वृद्धि, सेकंड में 150, थर्ड में 200। ठीक है, डिक्रीजिंग रेट में हर वर्ष वृद्धि दर कम होती है। आपको जो हेडिंग दी गई है उससे क्लियर हो जाता है मैक्सिमम। फॉर्मूला देखिए, फर्स्ट के लिए 10%, सेकंड के लिए 8%, थर्ड के लिए 6। और सिंपल ग्राफिकल मेथड देखिए, इस विधि में जल की मांग और जनसंख्या के बीच एक ग्राफ तैयार किया जाता है और भविष्य में जल डिमांड का अनुमान ग्राफ के आधार पे रिफरेंस मानकर किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल आप देख लीजिए। कंपेरेटिव ग्राफिकल मेथड नेक्स्ट, इस विधि में वर्तमान और पूर्व की जल की मांग की तुलना कंपेयर किया जाता है और ग्राफ अनुमानित किया जाता है। एग्जाम्पल, विभिन्न शहरों के जल मांग ग्राफ को तुलना करके भविष्य का अनुमान लगाया जाता है। मास्टर प्लान, ये योजना मास्टर प्लान योजना बनाई जाती है जो जल आपूर्ति, वितरण और मांग के समग्र विचारों पर आधारित होती है। ठीक है, लॉजिस्टिक कर्व मेथड, इस विधि में जल की मांग को एक लॉजिस्टिक वक्र के रूप में प्रदर्शित किया जाता है जो यह मानता है कि जल की मांग एक सीमा तक बढ़ेगी और फिर स्थिर हो जाएगी। फॉर्मूला दिया गया है इसमें, पीटी भविष्य की जल की मांग इक्वल टू के क्या है आपका अधिकतम जल मांग, डिवाइड बाई ब्रैकेट में 1 प्लस ब्रैकेट में के माइनस P0। P0 आपकी प्रारंभिक जल की मांग हो गई। ठीक है, 1 प्लस के माइनस P0 करने के बाद जो वैल्यू आती है उसको डिवाइड बाई P0 से करके इनटू आपको करना है e⁻⁻RT। ठीक है, आर वृद्धि दर है, टी समय है। पॉपुलेशन फोरकास्टिंग देखिए, इसमें ग्राफिकल और न्यूमेरिकल मेथड्स रहते हैं। ठीक है, ग्राफिकल मेथड देखिए, यह विधि जनसंख्या के विकास को ग्राफ के रूप में दर्शाती है और भविष्य में जनसंख्या का अनुमान ग्राफ से प्राप्त किया जाता है। इस विधि में हम समय के साथ जनसंख्या के आंकड़ों को एक ग्राफ पर प्लॉट करते हैं और भविष्य के लिए एक लाइन खींचते हैं। प्रक्रिया दिया गया है, स्टेप्स दिए गए हैं, फिर एग्जाम्पल दिया गया है। पहले जनसंख्या के पिछले आंकड़ों, ठीक है, ये स्टेप्स आप देख लीजिए। और एग्जाम्पल, अगर वर्ष 2000 से 2020 तक की जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध है तो हम इन आंकड़ों को ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। फिर ग्राफ के आधार पर भविष्य के वर्षों जैसे 2025-2030 के लिए जनसंख्या का अनुमान करेंगे। न्यूमेरिकल मेथड में क्या होता है, इस विधि में गणना के आधार पर भविष्य की जनसंख्या का अनुमान लगाने के लिए विभिन्न सांख्यिकीय तकनीकों का उपयोग किया जाता है। इसमें आमतौर पर अर्थमेटिक विधि, ज्यामितीय विधि और लॉजिस्टिक विधि का तरीके शामिल है। अर्थमेटिक के लिए फार्मूला देखिए, पीटी इक्वल टू P0 प्लस एन इंटू आई हो गया। ठीक है, पीटी आपकी भविष्य की जनसंख्या, P0 वर्तमान जनसंख्या, एन वर्षों की संख्या और प्रतिवर्ष वृद्धि है। इसकी जो भी वैल्यूज है पुट करके आप इसको भविष्य की जनसंख्या या जो भी इससे रिलेटेड पूछता है निकाल सकते हैं। ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड का दिया गया बी में, पीटी इक्वल टू P0 इंटू 1 प्लस आर के पावर एन पी। ठीक है, तो इसको पुट करेंगे वैल्यूज को 10 वर्षों के लिए। फॉर्मूला सॉल्व करने पे इसका वैल्यू
आ जाएगा। लॉजिस्टिक कर्व मेथड, इसका फार्मूला देखिए, पी टी इक्वल टू के डिवाइड बाई 1 प्लस ब्रैकेट में के माइनस पी जीरो डिवाइड बाई पी जीरो ई टू द पावर माइनस आर टी। ठीक है, इसी का ये डिमांड से रिलेटेड हो गया। डिमांड में जो फायर डिमांड है और फर्स्ट इनिशियल में जो हमने किया है, हाईलाइट पॉइंट है, स्टार मार्क्स है, इन पे विशेष ध्यान रखना है। तो इससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज आएंगे वो आप आसानी से कर लोगे। वाटर सोर्सेज में देखिए, इसमें आपको बताया गया था 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक अंडरग्राउंड हो गया, एक सरफेसियल हो गया। अंडरग्राउंड को सब सरफेस या अंडरग्राउंड, और सरफेसियल। तो इसमें देखते हैं 1 बाई 1। लेक एंड पॉन्ड, जल में जो सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं, पानी का रूप खदराहट हो जाता है। इसमें जो लेक और पॉन्ड होते हैं, सरफेसियल कैटेगरी में आता है ये, और इसमें सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, अक्सर जल गुणवत्ता में परिवर्तन हो सकता है क्योंकि इसमें बायोमास, कीटाणु व अन्य प्रदूषण हो सकते हैं। इन पानी के स्रोतों को साफ करने के लिए अक्सर शुद्धिकरण प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। सेकंड देखिए, सीज या ओशंस। ठीक है, इसमें खारा पानी होता है, नमक काफ़ी मात्रा में होता है। तो समुद्र जल में विषैले खनिज, टॉक्सिक मिनरल और अधिक अधिक साल्ट्स होते हैं। इसको पीने योग्य बनाने के लिए डिसैलिनेशन की आवश्यकता होती है। इसमें डिसैलिनेशन में यूवी ट्रीटमेंट, रिवर्स ऑस्मोसिस आदि डिफरेंट मेथड का यूज़ किया जाता है। थर्ड देखिए, रिवर स्ट्रीम। ठीक है, ये भी आपका सरफेसियल कैटेगरी है। तो सेल्फ क्लीनिजिंग वेलोसिटी होती है इसमें, नदियों और धाराओं में 0.9 मीटर इसका एवरेज होता है, सेल्फ क्लींसिंग वेलोसिटी पूछता है तो। और इसमें मिनिमम जो आपकी 0.45 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी रहती है। ठीक है, सेल्फ क्लींसिंग वेलोसिटी 0.9 मीटर पर सेकंड, जिससे क्या होता है कि प्रदूषक और अवशेष हट जाते हैं। और यह जल स्रोत आमतौर पर प्राकृतिक शुद्धता का कुछ स्तर प्रदान करता है, लेकिन नदियां प्रदूषण से प्रभावित हो सकती है, खासकर शहरी क्षेत्रों में। स्टोरेज रिजर्वाइज, ये भी सरफेसियल हो गया आपका। कृत्रिम जल स्रोत भी होते हैं, ये जल को संग्रहित करने के लिए बनाए जाते हैं। जलाशयों में पानी का स्तर और गुणवत्ता अक्सर विभिन्न प्राकृतिक और मानव जनित कारकों पर प्रभावित होती है, इनका शुद्धिकरण आवश्यक होता है। अभी सेकंड पार्ट देखिए, सब सरफेस या अंडरग्राउंड वाटर। इसमें क्या होता है, पानी प्राय स्वच्छ और साफ होता है, और इसमें इम्प्यूरिटीज होती है डिजॉल्व फॉर्म में होती है। ठीक है, इसको देखिए 1 बाई इनफिल्ट्रेशन गैलरीज, ये भूमिगत जल स्रोत है जो जल के प्राकृतिक प्रवेश मार्गों को पकड़ते हैं, और इसका उद्देश्य जल को संग्रहित करना होता है। ये पानी की गुणवत्ता को नियंत्रित करने के लिए इसमें फिल्टर लगाए जाते हैं। सेकंड देखिए, इनफिल्ट्रेशन वेल्स, प्रवेश कुएं। ये कुएं भूमिगत जल स्रोतों से जल लेने के लिए बनाए जाते हैं। इन कुओं से प्राप्त जल का रंग स्पष्ट होता है, लेकिन इसमें घुली हुई अशुद्धियां डिजॉल्व फॉर्म में हो सकती है, जैसे लवण और खनिज। झरने, स्प्रिंग्स देखिए, भूमिगत जल का प्राकृतिक स्रोत होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, झरने अंडरग्राउंड वाटर का स्रोत है, न कि सरफेस वाटर। ये जल स्रोत उच्च गुणवत्ता के होते हैं क्योंकि यह प्राकृतिक शुद्धता में होता है, लेकिन आसपास के प्रदूषण के प्रभाव से प्रभावित हो सकता है। बोरवेल, ये भी सब सरफेस अंडरग्राउंड हो गए। गहरे कुएं होते हैं जो भूमिगत जल तक पहुंचने के लिए खुदे हुए होते हैं। इन कुओं से प्राप्त पानी में घुली हुई खनिज या अन्य प्रदूषक होते हैं। डग वेल्स देखिए, ये कुएं सतह से गहरे होते हैं और इनका उपयोग घरेलू जल आपूर्ति के लिए किया जाता है। पानी का रंग स्पष्ट होता है, लेकिन इसमें घुली हुई अशुद्धियां हो सकती है। सिमेटिक डायग्राम ऑफ टिपिकल वाटर सप्लाई स्कीम, ये आप देख लेना नेट से, और चाहे ड्रॉ कर सकते हैं। बाकी ये जो आपको कंटेंट दिया गया है वाटर सप्लाई, इसमें डिमांड है, फोरकास्ट है, सोर्सेज है, क्वालिटी स्टैंडर्ड है, डिस्ट्रीब्यूशन है, यही पार्ट है उसमें भी। इंपॉर्टेंट सैंपल एमसीक्यूज देखिए, जो अभी तक हमने थ्योरी कवर की, किस टाइप से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। तो रेशियो पूछा गया है पीक आवरली वाटर डिमांड और मैक्सिमम डेली डिमांड का, तो 1.5 हो जाएगा, अभी हमने ऊपर किया था। किसी शहर की कुल पानी की आवश्यकता का आकलन आमतौर पर किस आधार पर किया जाता है, तो आपको बताया था कि ऑप्शन ए और बी देखिए, मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड, एवरेज डेली डिमांड एंड फायर डिमांड, दोनों में से जो मैक्सिमम होगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, डिसाइड किया जाता है। तो डी में दिया गया है ऑप्शन ए और बी में जो अधिक हो। नेक्स्ट देखिए, फायर डिमांड। आग की मांग की दर निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र उपयोग किया जाता है। तो 3 हमने देखा था,
गुडरिच फार्मूला, बस्टन्स फार्मूला, कोल्चिंग फार्मूला, फ्रीमैन्स फार्मूला। तो गुडरिच इससे रिलेटेड नहीं है, बाकी बी, सी और डी इससे रिलेटेड है। ठीक है, 4 देखिए, कुल ड्राफ्ट निकालने के लिए मैक्सिमम डेली डिमांड में किसे जोड़ा जाता है। ठीक है, स्टार मार्क्स में करवाया गया था आपको कोइंसिडेंट ड्राफ्ट। वो जो दोनों अभी आपने क्वेश्चन नंबर 2 देखा था, उसमें जो मैक्सिमम रहता है दोनों में से, उसके अकॉर्डिंग ये होता है। ठीक है, कोइंसिडेंट ड्राफ्ट। फार्मूला पूछा गया है बस्टन का डायरेक्टली आपको 56,663 अंडर रूट पी। इसमें ध्यान देना है कि पी जो आप वैल्यू पुट करोगे वो जनसंख्या हजारों में है। अगर 10,000 दिया गया है तो यहाँ पे पी की वैल्यू 10 होगी, 20,000 है तो 20 होगी। ठीक है, डिवाइड बाई 1000 करके रखना है। फार्मूला आपको डायरेक्ट पूछा गया है, प्रति व्यक्ति पानी की मांग क्या होगी, प्रति वर्ष क्यू लीटर पानी की आवश्यकता दिया गया है और पॉपुलेशन पी है। तो आपको डायरेक्टली क्यू डिवाइड बाई पी इंटू 365 बी ऑप्शन दिया गया है, राइट। ठीक है, 7 देखिए, पानी की प्रति व्यक्ति खपत में कमी कब देखी जाती है। तो मीटरिंग सिस्टम में क्या होगा, आपकी खपत कम होगी। मॉडर्न लिविंग है, वहाँ पे पानी की डिमांड ज़्यादा होगी। गुड क्वालिटी वाटर सप्लाई होगा, डिमांड ज़्यादा होगी। हॉटर क्लाइमेट में भी ज़्यादा होगी। तो आप ध्यान से अगर नाम देखेंगे उसी से क्लियर हो जाएगा आपको। और ऊपर किया भी हमने। औसत जल खपत दिया गया किसी शहर की 250 LPCD। पॉपुलेशन दिया गया है 1,20,000। तो औसत दैनिक मांग आपको निकालना है। तो 250 इंटू इसका पॉपुलेशन से इंटू करके आप औसत निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको 250 इंटू 1,20,000 से इंटू किया है तो 30 इंटू 10⁶ जो लीटर्स में आया, तो डिवाइड बाई 10⁶ करेंगे तो आपका 30 MLD आ जाएगा। 9th देखिए, वाटर डिमांड फॉर पब्लिक एज कंपेयर टू टोटल डिमांड। तो पब्लिक के लिए आपको बताया गया था 5%, और यही 15% आपका वेस्ट और जो थेफ्ट होता है, लीकेज वगैरह होते हैं उसमें। ठीक है, इनको ध्यान रखना है, पूछा जाता है डायरेक्टली। वाटर सप्लाई इंक्लूड्स, तो वाटर सप्लाई में क्या क्या आता है, कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रीटमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोविजन ऑफ हाइड्रेंट, फायर डिमांड, सभी इसमें कवर होता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय मानक विशिष्टताओं के अनुसार प्रति मिनट घरेलू उपयोगों के लिए पीक डिस्चार्ज कितना होता है। तो इसमें ये तीनों ऑप्शन दिया गया था पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा 1.35 लीटर फॉर 20 यूजर, 1 पॉइंट, ये सभी होंगे इसमें। तो ए राइट आंसर हो जाएगा। पीक आवरली डिमांड पर उस शहर के लिए अधिकतम दैनिक खपत क्या है, जिसकी औसत औसत दैनिक खपत आपको दिया गया है। ठीक है, तो इसमें आपको इंटू 2.7 हो जाएगा, तो 2,70,000 मीटर क्यूब ड्यूरिंग पीक डिमांड। फार्मूला आपको बताया गया ऊपर, कुलचिंग फार्मूला से डायरेक्ट पूछा गया आपको। ठीक है, 4 लाख जनसंख्या दिया गया है, तो उसमें डिवाइड बाई 1000 करेंगे तो 400 हो जाएगा। तो पी की जगह आपको फॉर्मूले में 400 रखना है। ठीक है, क्यू इक्वल टू 3,182 अंडर रूट पी, पी की जगह आपको 400 रख के सॉल्व करेंगे तो 63,640 लीटर पर मिनट। निम्नलिखित में से किस उद्योग में उत्पादन की प्रति इकाई लीटर में पानी की आवश्यकता बहुत अधिक होती है। तो आपको सभी की अलग अलग दिया गया था, उसमें पेपर इंडस्ट्री की सबसे ज़्यादा थी, 200 to 400 लीटर पर इकाई जो भी थी, तो पेपर सबसे ज़्यादा हो गया। किसी शहर में विभिन्न प्रकार के जल मांग जिसे वर्गीकृत किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षाएं हैं। डोमेस्टिक वाटर, इंडस्ट्रियल, डिमांड फॉर पब्लिक यूजेस। ठीक है, 3 ऑप्शन दिए गए हैं तो तीनों ही हो जाएंगे, तीनों टाइप से उसको डिफाइन किया गया है अलग अलग। तो 1 2 3 इसका राइट हो जाएगा। इसमें पूछा गया है नीचे दिए गए कोड का उपयोग, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। जो ऊपर दिया गया था गलती से नीचे लिख दिया गया, उसमें ऊपर जो दिया गया है तीनों उसमें से, तो 1 2 3 तीनों। फार्मूला पूछा गया है क्विचलिंग डायरेक्ट ही। तो अभी हमने इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देखा था, 3,182 अंडर रूट पी। ठीक है, और जल आपूर्ति, जल निकासी और स्वच्छता के लिए कौन सा IS कोड है। तो 1172 1993 हमने देखा था ऊपर। और ड्रिंकिंग के लिए डिफरेंट था, 10072 या 12, उसको आप देख लीजिए ऊपर।
तो IS 1172-1993 के अनुसार भारत की औसत परिस्थितियों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन घरेलू उद्देश्यों के लिए आवश्यक पानी को कितने लीटर माना जाता है? 135 आपको बताया गया था, ठीक है, 135। और सीवरेज सिस्टम जहाँ होगा वहाँ 200 और हाई क्लास के लिए 235, ठीक है। इसमें 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनमें से कौन सा करेक्ट है? तो डेली पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ वाटर अपेरेंटली इंक्रीज कब होगा? तो उसमें देखिए लोगों के जीवन स्तर में उच्च स्तर के साथ हाई स्टैंडर्ड होगा तो डिमांड ज़्यादा होगी, सही है। शहर में सीवरेज की उपलब्धता, वहाँ भी डिमांड ज़्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल 135 है जहाँ सीवरेज है, तो पर व्यक्ति पर डे आपका 200 लीटर हो जाता है। मीटर युक्त होगा, जहाँ मीटर लगा होगा वहाँ कम होगा, ठीक है। तो 1-2 सही हो गया, 3 में कम हो जा रहा है। और 4 में पानी की स्वच्छ और क्वालिटी अच्छी है तो भी बढ़ेगी, तो 1-2 एंड 4 हो गया, सी राइट आंसर हो गया। 20 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी दिए गए शहर की जल आपूर्ति की प्रति व्यक्ति मांग के आंकड़े पर अधिकतम प्रभाव डालता है? तो अधिकतम इंडस्ट्रियल डिमांड जो होती है, कृषि इसमें दिया नहीं गया है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से ज़्यादा होता है वैसे, बट इंडस्ट्रियल जो चारों ऑप्शन दिया गया है उसमें इंडस्ट्रियल डिमांड के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा। अभी देखिए सोर्सेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिनिमम वाटर वेलोसिटी फॉर द क्लीनिंग प्रोसेस इन रिवर? मिनिमम पूछा गया है तो 0.45, अगर क्लींसिंग वेलोसिटी पूछा जाता है तो 0.9 मीटर पर सेकंड, ठीक है। मिनिमम 0.45 होगा। किस जल स्रोत से पानी का रंग स्पष्ट और स्वच्छ होता है? तो स्पष्ट और स्वच्छ होता है आपका 2 टाइप बताया गया था, सरफेस और अंडरग्राउंड। तो अंडरग्राउंड से रिलेटेड इसमें देखिए क्या है, रिवर, लेक, सी तो सरफेसियल हो गए, बोरवेल अंडरग्राउंड है, तो अंडरग्राउंड का क्लियर और साफ होता है, क्योंकि इसमें जो इम्प्योरिटीज़ होती है आपका डिजोल्व फॉर्म में रहती है, ठीक है। 23 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी वाटर सोर्स फॉर लार्ज स्केल वाटर सप्लाई सिस्टम इन अर्बन एरियाज? अर्बन एरिया के लिए पूछा गया है कि कौन सा सोर्स उपयोग किया जाता है? बोरहोल्स, ओशंस, स्प्रिंग्स, रिवर एंड स्ट्रीम। तो अर्बन एरिया में रिवर और स्ट्रीम, नदियाँ और धाराओं से वाटर प्राइमरी वाटर सोर्स होता है। 24 देखिए, विच मेथड इज कॉमनली यूज्ड फॉर डिसेलिनेशन ऑफ वाटर, सी वाटर, टू मेक इट पोर्टेबल? पोर्टेबल बनाने के लिए कौन सा डिसेलिनेशन प्रोसेस यूज किया जाता है? तो रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ का यूज किया जाता है इसमें। 25 लास्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द सेल्फ क्लींसिंग वेलोसिटी ऑफ वाटर इन रिवर्स एंड स्ट्रीम्स दैट हेल्प्स द मेंटेन वाटर प्यूरिफाई? तो सेल्फ क्लींसिंग वेलोसिटी पूछा गया, मिनिमम नहीं पूछा गया है, तो 0.9 मीटर पर सेकंड। तो आज के लिए बस इतना ही। इससे रिलेटेड हम नेक्स्ट टॉपिक में आगे क्वालिटी स्टैंडर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज देखेंगे, और उसके बाद 2 टॉपिक और है। थैंक्स, धन्यवाद।